नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में हमारे साथ हैं संजीव गुप्ता जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। संजीव गुप्ता जी है भरतपुर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष है पिछले कई वर्षों से। तो आज हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े हैं संजीव जी। संजीव जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे सबसे पहले आज भरतपुर जिले की, जो कि एक संभाग भी है राजस्थान का, और राजस्थान की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखता है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो हम आपसे बात करेंगे व्यापार के ऊपर कि किस तरीके से यहाँ का व्यापार है, क्या यहाँ का कल्चर है और क्या डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो मैं दिशा संदेश के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद भी देता हूँ कि वो अपने चैनल के माध्यम से व्यापारियों की समस्या को जिला प्रशासन तक, देश के प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो बहुत बहुत आभारी भी है। जहाँ तक व्यापार का सवाल है, भरतपुर के अपने जिले के व्यापार की बात करें या प्रदेश के व्यापार की बात करें या पूरे राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, तो व्यापारियों की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय स्थिति है आज के दिन। जहां तक व्यापार की स्थिति की बात है या व्यापारी की स्थिति की बात है, आज व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। आर्थिक रूप से वो हर एक को, पूरे सरकारों को फीड करती है, सारा टैक्स कलेक्शन करती है। टैक्स कलेक्शन करके वो टैक्स से पूरा देश चलता है और पूरा प्रदेश चलता है, पूरा जिला चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। सरकारें चाहे कोई भी हो, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, सरकारें किसी की भी हो, लेकिन किसी भी सरकार का ध्यान आज व्यापारी की तरफ नहीं है। जितने भी पैकेजेस बनाए जाते हैं वो किसी किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो गरीबों के लिए हो, या फिर जो बहुत बड़े व्यापारी हैं उनके लिए हो। आज मध्यम वर्ग की जो व्यापारी है उसके लिए ना तो किसी प्रकार कोई पैकेज दिया जाता है, ना किसी प्रकार कोई सहायता दी जाती है सरकारों की तरफ से। ये एक बड़े सोचनीय विषय है सरकारों के लिए। व्यापार की जहां तक बात करें तो व्यापार की स्थिति ये है कि भरतपुर जिले की अपन बात करते हैं आज, क्योंकि अपन जिले में बैठे हुए हैं और भरतपुर अपने संभाग की बात करने जा रहे हैं। तो भरतपुर का जो संभाग है, आप खुद सोच सकते हैं या एक आम आदमी से पूछ सकते हैं किसी से भी कि कहीं किसी भी तरीके से भरतपुर आपको संभाग नजर आता है? जो मेरी दृष्टि है या एक आम आदमी की दृष्टि है, वो भरतपुर एक छोटा सा एक गांव जो होता है वो एक बड़ा गांव के रूप में अपन उसको कह सकते हैं, डेवलपमेंट के रूप से। व्यापार की अगर बात करें तो आप पिछले कई वर्षों से आप यहाँ स्थिति देख रहे हैं। क्या सरकार, राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो यहाँ के व्यापार के लिए सरकारों ने कोई ऐसा कुछ नियम या कुछ ऐसा डेवलपमेंट या कोई ऐसी कई नई योजनाएं कुछ लाई? मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि सरकारें चाहे कोई भी हो, उनका मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है उसके लिए किसी प्रकार का कोई पैकेजेस नहीं है, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, सिवाय टैक्सेशन के सिवाय उनका कोई दूसरा ध्येय नहीं है व्यापारियों से कमाने का, उन पर तरह तरह के अंकुश लगाने का, उन पर तरह तरह के इंस्पेक्टर राज लगाने का। इसके सिवाय इन सरकारों के पास उन व्यापारियों के लिए किसी प्रकार का कोई पैकेज नहीं है। ये तो मैं अभी कह सकता हूँ, बिल्कुल हर तरीके से कह सकता हूँ। इसकी आवाज में राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाता रहा हूँ और उठाता रहूंगा, और यहाँ प्रदेश के स्तर पर भी और जिले के स्तर पर भी हमेशा हमने बड़े बड़े जो कार्यक्रम किए हैं उन सब में बड़ी अच्छी तरीके से इसकी आवाज उठाई है। भरतपुर जो मेन शहर है, मेन सिटी है, आसपास के पूरे जिले का सबसे बड़ा बाजार ही है, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गया है। और हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, तो पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और काफी समस्या है जिससे आप हमें रूबरू कराएंगे, और हम इस बात को आगे तक प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आपके बाजार की जो सबसे मुख्य समस्या है वो क्या है। सबसे बड़ी समस्या तो आज के इस भरतपुर की जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। आज व्यापारी वर्ग एक बेरोजगारी की सीमा से गुजर रहा है। एक हो सकता है कि वो एक दुकान लेके बैठा है, दुकान में वो अपना कारोबार कर रहा है,
लेकिन उसके आप गरेबान में झांकेंगे ना, तो वो 2 वक्त की रोटी निकालना उसके लिए दिक्कत का काम हो रहा है उसके लिए। और वो किस प्रकार से अपनी रोटी कमा रहा है, ये उसके आप दिल से पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके जो बच्चे हैं वो उस व्यापार को करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बेरोजगारी की स्थिति में आ जाएंगे। यदि उस व्यापार को करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा अपना धंधा देखने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक भरतपुर के व्यापार की सवाल है, जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से वो व्यापार उठा ही नहीं है। 30 से 35%, 40% तक व्यापार अभी इस समय डाउन है। चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाए, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको आप देख लें, चाहे कपड़े का सेक्टर है उसको देख लें, चाहे लोहे का सेक्टर है, या किसी भी सेक्टर में आप जाके देखेंगे कि वो 35 से 40% डाउन है। और जब 35 से 40% व्यापार डाउन होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके आए दिन के जो खर्चे हैं, दिनचर्या है, या उनके जो सैलरीज हैं उसके स्टाफ की, और वो जो सारा बिजली पानी और सबका जो खर्चा है, और जो दिन पे दिन जो महंगाई बढ़ रही है उससे भी वो इफेक्टेड है। आप चाहे सब्जियों के दाम देख रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाएं, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम देख लें, किसी प्रकार के देख लें, हर जगह महंगाई का एक चरम है। और उस महंगाई से त्रस्त होकर, और चाहे अपन किसान वर्ग की भी बात करें, तो अपन यहाँ पे एक भरतपुर जो इंडस्ट्री है वो एक मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है, कि मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर पैदा होता है और मस्टर्ड पैदा होती है। मस्टर्ड की जो स्थिति है, का 8,000 मस्टर्ड बिका करती थी, वो आज 5,000, 5200, 5300 की स्थिति में आ गई है। तो किसान भी कहाँ तक उसको झेलेगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है कि उसको वो मतलब झेलना बड़ा मुश्किल का काम हो रहा। तो इस सब की वजह से एक भरतपुर में एक शून्य की स्थिति आ गई है। और व्यापारी तो परेशान है ही, आम जन भी परेशान। आम जन महंगाई से त्रस्त है। तो वो बाजार में, वो मान लो उसकी सैलरी तो उसके करीब करीब वही रहती है जो पूर्व में थी, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 जो सैलरी है, उसका कोई बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन उसके बाद वो उस पैसे से क्या कमाए, क्या लेके आए घर के लिए, क्या लेके आए। हम फिर से वापस छोटे सी इसी बात पे आते हैं सर, मूलभूत सुविधाएं। बाजार में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इसको लेकर के प्रशासन को आपने कितनी बार अवगत कराया, या आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे इसको लेकर? जहां तक मूलभूत सुविधाओं का सवाल है, तो आप देख सकते हैं कि भरतपुर शहर में केवल एक मार्केट है, जो कुमेर गेट से निकल जाए तो बिजलीगढ़ तक जा सकते हो, बिजलीगढ़ से निकल जाओ तो कुमेर गेट तक आ सकते हो। उसके बाद कोई भी दूसरा मार्केट, ऐसा कोई डेवलप्ड मार्केट नहीं है। एक ऑटोमोबाइल के मार्केट की बात छोड़ दें, लेकिन बाकी कोई मार्केट ऐसा डेवलप नहीं है। लेकिन और जहां तक मूलभूत सुविधाओं का सवाल है, आप देख सकते हैं कि शहर में चले जाए, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आए दिन भर जाम रहता है। आप महिलाएं हैं जो परचेस करने आ रही हैं, सामान खरीदने आ रही हैं, क्योंकि एक ही मार्केट है, अलग अलग मार्केट तो नहीं है, अलग अलग चली जाए जगह। वहां पर ना तो कोई शौचालय की व्यवस्था है, कहाँ जाएगी महिला। क्योंकि मैं भी भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा बर्थ प्लेस भी यही है, तो मैंने देखा कि जैसा पहले बाजार था आज भी वही है। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। कुछ सरकार द्वारा कुछ भी इसमें कोई चेंजेस अलग नहीं किया। कि एक तरफ से देखा जाए तो एक पर्यटक स्थल की नगरी भी कहलाता है भरतपुर। मैं उस पर भी आऊंगा, आपकी बात को जवाब दूंगा कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। सरकार ने सिटी बस चलाने की बात की थी, वो आज तक अप्रूव नहीं हुई। 4 साल उस सरकार को निकलते आए, 4.5 साल हो गए सरकार को निकलते हुए। उन्होंने जब आए थे, जब हम सिटी बस चलाएंगे, सर्कुलर रोड पर सिटी बस चलाएंगे, उनके लिए जनता के लिए सुविधाएं हो जाएंगी उससे, वो सिटी बस आज तक नहीं चली। जहां तक शौचालय का सवाल है, शौचालय कहीं पे भी आप शहर में चले जाए, कहीं पे भी इक्का दुक्का शौचालय को छोड़ के कहीं पे शौचालय नहीं है। सड़कों का जहां तक सवाल है, सड़कों की उन्होंने रिपेयरिंग जरूर की है, उस पर कारपेटिंग जरूर की है, लेकिन जो कारपेटिंग जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो कारपेटिंग नहीं हुई। और दोनों साइड से सड़कें वो गड्ढे में चली गई हैं और सड़क ऊंची हो गई है, उससे पानी भर जाता है दिन भर की स्थिति जो है। जहां तक अपन बात करें सीवरेज की, सीवरेज तो ऐसा प्रोजेक्ट है कि 15 साल से सीवरेज चल रहा है, 15 साल से वो सीवरेज का प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं होने आ रहा। अभी तक घरों की लाइनें नहीं जुड़ी हैं, और वो सीवरेज जब बरसातों में आप देखेंगे तो वो आज की तारीख में जब तक जुड़ा नहीं है
उसके बाद भी ओवरफ्लो कर रहा है, सड़कों पे पानी भर रहा है। तो ये जो सारी स्थिति है, ये सब नगर निगम की कमजोरी है, आम जनता की कमजोरी है, यूआईटी की कमजोरी है, यहाँ के जो नेता हैं उनकी कमजोरी है, क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हम बात कर रहे हैं सर भरतपुर के बाजार की। बाजार में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ड्रेनेज सिस्टम में मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ड्रेनेज सिस्टम टोटली फेलियर है, कंप्लीट। और जो भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है वो करोड़ों रुपया लग गया उसके अंदर। और अब चाहे सीएफसीडी है, सीएफसीडी बनाई जा रही है, लेकिन वो पार्ट में बनाई जा रही है। और वो पार्ट में बनाने के बाद वो सीएफसीडी कितनी कारगर होगी ये तो अभी भविष्य बताएगा। लेकिन अपन ने सीवरेज की बात की अभी, तो सीवरेज एक मेन ड्रेनेज सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो कि 15 साल से लगातार उसमें काम हो रहा है और करोड़ों रुपया। और कहां तक सही है कहां तक गलत ये तो मैं नहीं कह सकता कि उसमें भरतपुर के बड़े बड़े नेता भी उसके अंदर शामिल हैं, उसके उस ठेकेदारी में। तो ये ऑथेंटिक है या नहीं है ये मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ है जरूर, क्योंकि उस पर ना तो किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी हो रही है, ना किसी प्रकार का कोई पेनल्टी क्लॉज लगाया जा रहा है उन ठेकेदारों पर कि वो काम कैसे कर रहे हैं। कैसे आप रोज देख रहे हैं, रोज सड़क कहीं पे भी चले जाइए भरतपुर शहर में, हर जगह सड़क धंस रही है, बैठ जाती है, उस सीवरेज की वजह से बैठ जाती है। और उसको रिपेयर करके बस काम चलाए दें। और कनेक्शंस नहीं हुए अभी, शहर के जितने भी घर हैं उनके कनेक्शंस होने हैं। यदि वो कनेक्शन हो गए तो मैं समझता हूँ कि भरतपुर तो एक ऐसा प्रदेश बन जाएगा या देश बन जाएगा जहां पर आप चलना मुश्किल हो जाएगा। भरतपुर की वजह से सारा जो पानी है, सीवरेज का पानी सड़क पे आ जाएगा। ये स्थिति है सीवरेज की। सीवरेज की भी यहाँ बड़ी समस्या है। तो जैसा कि सर ने बताया कि बहुत बड़ी समस्या है, इस पे भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी। फिर से आपकी जो बात थी कि भरतपुर के अंदर बेरोजगारी बहुत है, सर देखा है कि वाकई में यहाँ जो बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए शायद 12th करने के बाद जयपुर, कोटा, दिल्ली, गुड़गांव जैसी जगह पे चले जाते हैं। तो वाकई में सरकार को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है एजुकेशन पे, और उसके साथ में इंडस्ट्रीज एरिया में। इंडस्ट्रियल कोई बड़ा एरिया यहाँ पे, कोई बड़ा ऐसा इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है कि जिससे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है रोजगार। आपने कहा कि यहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे रोजगार के संसाधन नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज यहाँ पर बेरोजगारी की एक चरम है, और उसका कारण है कि यहाँ पर किसी प्रकार की बड़ी इंडस्ट्रीज जो पहले हुआ करती थी 2000 से पहले, सिमको वैगन फैक्ट्री हुआ करती थी, जीडब्ल्यू हुआ करती थी, डालमिया डेयरीज थी, परफेक्ट पॉटरीज थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे थी, जिनकी वजह से करोड़ों रुपया, उस समय का करोड़ों रुपया, आज का तो वो पता नहीं कितना होगा। तो 2000 से पहले मान लो यहाँ 5-10 करोड़ रुपया पूरे मार्केट में 8 करोड़ रुपया आता था। तो आज उस 8 करोड़ की यदि वैल्यू माने तो कम से कम तो 100 करोड़ रुपया हो गया। 100 करोड़ रुपया यदि मार्केट में आता है तो उससे कितना बेरोजगारी दूर होती है, कितना व्यापारी वर्ग को फायदा होता है। ये सारी चीज खत्म हो गई। और कहा जा सकता है राजनीतिक शिकार। हाँ, डेफिनेटली राजनीतिक शिकार। जो पूर्व के जो हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे, चाहे बाबू राज बहादुर जी हो, चाहे मास्टर आइदेन जी हो, चाहे और बड़े बड़े लीडर्स जितने भी यार भरतपुर के रहे, उन्होंने भरतपुर के बारे में सोचकर ये सारी इंडस्ट्रीज लगाई थी उस समय। लेकिन आज उनके बारे में कोई नहीं सोचता। और एनसीआर जब से भरतपुर में आया है, जब से तो बेरोजगारी की चरम हो गई। तो छोटी मोटी जो इंडस्ट्री लग जाया करती थी अब वो भी नहीं लगती, क्योंकि एनसीआर का कोई फायदा भरतपुर को हुआ नहीं। और बड़े एक विडंबना की बात है, बड़ी एक सोच की बात है कि दिल्ली से एनसीआर का वो होता है कि भाई दिल्ली से कितनी दूरी पर एनसीआर लगना चाहिए। तो दिल्ली के पास के एरिया तो एनसीआर में नहीं है, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो और जगह हो, चाहे पलवल हो, या और ये सारे एनसीआर में नहीं है ना। इवन अब डीग जिला बन गया तो डीग भी एनसीआर में नहीं है। तो ये क्या तरीका है, ये कौन सा तरीका है कि साहब भरतपुर तो एनसीआर में, बाकी के आसपास के जो इलाके हैं जो दिल्ली के नजदीक हैं वो एनसीआर में नहीं है। तो ये दूसरा बात,
एक तो एनसीआर ने माना। इसको लेकर के आपने कितनी बार आपने ज्ञापन दिया या किसी को प्रशासन को अवगत कराया, हमने शासन को अवगत कराया? हमने इसको समय समय पर, चाहे वो यहाँ के मंत्री हो, सुभाष जी गर्ग हो, चाहे महाराज साहब हो, या जो भी मंत्री यहाँ रहे हैं वो, प्लस अभी पीयूष जी गोयल आए थे, केंद्रीय मंत्री थे और इसी विभाग के मंत्री हैं वो, तो उनको भी हमने ये ज्ञापन दिया कि साहब इसको एनसीआर से आप भरतपुर को अलग निकालिए, एनसीआर की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनसीआर का हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात टालने के लिए कह सकते हो या उनकी उससे बाहर था वो, मैंने कहा साहब राजस्थान से लिखवाइए, आप प्रदेश से लिखवाइए, आपके मुख्यमंत्री लिख के दें कि हमें एनसीआर नहीं चाहिए तो हम निकाल देंगे। तो एक ये टालम टूली की इसमें को बात नजर आती है। ऐसे ही टीटीजेड जो ताज से रिलेटेड है, ताज से 45 किलोमीटर के अंदर टीटीजेड होना चाहिए, जो कि यूपी के क्षेत्र में तो 45 किलोमीटर है, लेकिन ताज से 70 किलोमीटर राजस्थान में। तो उसका भी असर कहीं ना कहीं तो उसका असर भरतपुर आज मान लो जिले में 25 किलोमीटर ये हट जाता है, तो उस 70 क्षेत्र से किलोमीटर भरतपुर बाहर हो तो जाएगा भरतपुर उससे 6 से बाहर हो जाएगा और एक बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया यहाँ पे मिल सकता है, कवर्ड हो सकता है। तो ये जो सारे बेरोजगारी की जो समस्या है ये थोड़ी दूर हो सकती है यदि इन समस्याओं को एनसीआर से यहाँ से हट जाए और टीटीजेड हट जाए, तो दोनों चीजों से मैं समझता हूँ कि एक इंडस्ट्री डेवलप होने के चांसेस बन जाएंगे। राजस्थान सरकार में 4 मंत्री भरतपुर से हैं, उसके बावजूद भी आज भी विकास को तरस रहा है भरतपुर जिला। देखिए साहब, जहां तक मंत्री होने का सवाल है, ये तो आप भी बड़ी भांति परिचित है कि मंत्री पद कैसे दिए जाते हैं, किस वजह से दिए जाते हैं। क्योंकि आजकल जो राजनीति का सिस्टम हो गया है ना, वो बहुमत है, और जब अपन देखते हैं कि बिल्कुल मार्जिन पे बहुमत चल रहा है, 101 पे 105 पर बहुमत चल रहा है, तो ये तो संभव ही है कि एक एक जिले से ज्यादा मंत्री लिए भी जाएंगे और उनको सबको संतुष्ट भी करना है सारी चीज, लेकिन पावर्स कितनी है उन मंत्रियों के पास में ये गॉड नोज। वो शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो शायद भरतपुर आज भी जैसा पहले था वैसा आज है। हाँ। केवल अगर सड़कों की भी बात करें तो केवल जो मेन मुख्य सड़कें हैं वो बना दी गई है, बाकी अंदरूनी हाल वही है। बिल्कुल डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन कुछ मंत्रियों के पावर है भी, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आज ऐसे मान लो सुभाष जी है तो सुभाष जी का पावर है और वो कुछ कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से वो कोशिश नहीं हो पा रही है या नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कुछ है। आज महाराज साहब है, उनकी बहुत अच्छी पावर्स है उनके पास, उन्होंने अपना डीग को जिला बनवा लिया। अब डीग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ विकास तो होगा ही होगा, क्योंकि डीग जिला बनने के बाद तो कुछ ना कुछ विकास होता ही है। जब वहाँ नया अफसर आ जाते हैं, चीजें है, कलेक्टर है, एसपी है, सब चीजें नहीं बैठेगी, वो बनेंगे, सारे बनेंगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा विकास है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए वो गति अभी नहीं मिल पाती भरतपुर आज भी वंचित है। पर्यटन के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, भरतपुर का कहीं ना कहीं नाम है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जहाँ भरतपुर एनसीआर में है, टीटीजेड के क्षेत्र में आता है, तो एक पर्यटन ही ऐसा एक इंडस्ट्री रह जाती है जो कि भरतपुर को विकास के शिखर पर ले जा सकती है ना। और उसमें पर्यटन की एक बहुत बड़ी विपुल संभावनाएं इस भरतपुर में स्थित है, क्योंकि बर्ड सेंचुरी आती है जो कि नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क के रहते हुए यहाँ पर पर्यटक रुकता नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना की स्थिति है। एक बाईपास की तरीके से अभी वो काम कर रहा है, क्योंकि गोल्डन ट्राइंगल है, गोल्डन ट्राइंगल से आगरा से पर्यटक आता है, यहाँ 2 घंटे लंच करता है, लंच करके 2 घंटे बर्ड सेंचुरी घूमता है, उसके बाद वो सीधा जयपुर चला जाता है। तो यहाँ पर पर्यटक को रोकने की आवश्यकता है, और भरतपुर को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हेरिटेज लुक दिया जाए। डेफिनेटली उसके लिए भरतपुर जिला व्यापार महासंघ हमेशा मांग करता रहा है कि भरतपुर को हेरिटेज लुक दिया जाए, हेरिटेज की श्रेणी में लिया जाए, पर्यटन की श्रेणी में लिया जाए। और यहाँ पर जैसे नहर है, अब नहर की बात करें, नहर एशिया का सबसे बड़ा सेप्टिक टैंक जिसको अपन कह सकते हैं कि वो है, और उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। उसको क्यों नहीं पीपी मोड में दिया जा सकता? जब आप सड़कें पीपी मोड में दे सकते हैं, सारी चीज, तो पीपी मोड में उस नहर को क्यों नहीं दिया जा सकता? कोई भी बड़ी कंपनी आके उसका डेवलपमेंट करे और उसे रेवेन्यू कमा के, उससे क्या है कि जो पर्यटक है उसको घूमने की जगह मिलेगी। आप बर्ड सेंचुरी जाइए, बर्ड सेंचुरी के बाद शहर में आएंगे, शहर के बाद आप
नहर का भी उसमें अवलोकन करेंगे, नहर में आप बोटिंग भी करेंगे, उसकी चौपाटी पे भी घूमेंगे, लक्ष्मण मंदिर है, गंगा मंदिर है, जामा मस्जिद है, इनको देखेंगे। इसके बाद एक दिन तो आप भरतपुर शहर में आराम से लगा ही सकते हैं। उसके बाद आउट ऑफ भरतपुर दर्शन भी आप कर सकते हैं, चाहे कुमेर के पैलेसेस है, चाहे आप डी के पैलेसेस देखिए, जलमहल के पैलेसेस, ये सारी चीज है। तो इस प्रकार से 2 दिन जब पर्यटक यहाँ रुकेगा तो डेफिनेटली भरतपुर का विकास होगा। वो पर्यटक घूमेगा भी, परचेजिंग भी करेगा, सारी चीज करेगा, खाना भी खाएगा, रहेगा भी, होटलों में ठहरेगा भी, बिल्कुल उनसे सबसे विकास की गति बढ़ेगी। अभी जहाँ तक अपन पर्यटन की बात कर रहे थे, तो पर्यटन में यदि अपन देखें तो भरतपुर में विपुल संभावनाएं हैं इस पर्यटन के लिए लेकर। और जहाँ एनसीआर में आ रहा है भरतपुर या टीटीजेड के क्षेत्र में आ रहा है, तो जिसकी वजह से हम बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने जो पैदा हो गई है, इंडस्ट्रीज नहीं लग पा रही हैं, तो एक पर्यटन ऐसी इंडस्ट्री है जो भरतपुर में जो विकसित की जा सकती है और जिसमें की विपुल संभावनाएं यहाँ पर नजर आती हैं। उसके कारण है कई कारण ये हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो बर्ड सेंचुरी है और नेशनल पार्क है, उसको एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जो 29 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में आता है। तो इतना बड़ा नेशनल पार्क शायद ही कहीं पर मिलता हो, और नेचुरल जिसमें सारी सुविधाएं हैं, नेचुरल हैं सारी, चाहे फीडिंग सिस्टम हो वो नेचुरल है, जो पाथ्स बने हुए हैं वो सारे नेचुरल हैं। तो ये जो सारी चीजें, इसको देखने के लिए पर्यटक आता जरूर है, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल होने की वजह से यहाँ पर्यटक रुकता नहीं है। और रुकता यूँ नहीं है क्योंकि वो आगरा से चल के आता है, यहाँ पर लंच लेता है, लंच के बाद 2-3 घंटे बर्ड सेंचुरी घूमता है, उसके बाद सीधे जयपुर चला जाता है। तो उसके पास नहीं रुकने की वजह से यहाँ पर जो पर्यटन का विकास है वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट्स को चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कि जो यहाँ की नहर है, जो कि किसी जमाने में किसी समय में एक जीवनदायिनी का रूप लेती थी यहाँ का, वो आज एक अभिशाप के रूप में यहाँ पर है। और वो एशिया का सबसे बड़ा सेप्टिक टैंक के रूप में भी मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी उसके लिए। उसका डेवलपमेंट आवश्यक है, और उसका डेवलपमेंट के लिए मेरा एक सुझाव है कि उसका डेवलपमेंट आम जन या आम सरकारें या कि नगर पालिका चाहे यूआईटी चाहे, वो शायद नहीं कर पाएंगी उनका, क्योंकि वो इतने ज्यादा अदर मीन्स में, उसको कह सकते हैं अपन भ्रष्टाचार में, या किसी इतने बढ़िया अच्छे ठेकेदार भी नहीं है कि उसका डेवलपमेंट वहां पर वो कर सकें। हम इसको अदर भ्रष्टाचार या उसको छोड़ करके हम ये भी कह लें कि बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से वो शायद उसका डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। तो इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे। और इसके लिए हमने समय समय पर यहाँ पे जितने भी मंत्री आए हैं, चाहे वो पीयूष गोयल जी आए हों या और मंत्री आए हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स भी आए हैं, सबको ज्ञापन भी दिए हैं कि इसको पीपी मोड पर दिया जाए। पीपी मोड पे जब दे दिया जाएगा ये, तो बड़ी बड़ी एजेंसी जो इंटरनेशनल लेवल की हैं, नेशनल लेवल की जो एजेंसीज हैं, वो इसको विकास के लिए आएंगी आगे। और इसको जो विकास हो जाएगा जब इसका आप देखेंगे, तो एक जीवनदायिनी के रूप में से वापस उभर के आएगी, और एक जिसको कहते हैं कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो काफी हद तक दूर हो पाएगी। और क्योंकि जब पर्यटक आएगा, बर्ड सेंचुरी देखेगा, बर्ड सेंचुरी के बाद एक सिटी दर्शन जो करेगा, उसमें नहर भी आ जाती है जिसमें बोटिंग भी करेगा, लक्ष्मण मंदिर देखेगा, गंगा मंदिर, और गेट्स हैं यहाँ के जो 12 गेट है, उन 12 गेटों का हेरिटेज बना दिया जाए, अच्छी तरीके लुक दे दिया जाए, उनका जो पूर्व में लुक हुआ करता राजा महाराजाओं के जमाने में, तो वो लुक दे दिया जाए। तो एक दिन तो वो भरतपुर शहर में ही घूमने में निकल जाएगा उसका, दूसरे दिन वो जा सकता है आगे अदर पर्यटन देखने। जब पर्यटक रुकेगा तो ऑब्वियसली कि वो बाजार में भी घूमेगा, डेफिनेटली बाजार में घूमेगा तो बाजार में सारी फैसिलिटीज भी होंगी, खाने पीने की अच्छे होटल्स होंगे, अच्छे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स होंगे, अच्छे जो अपने शोरूम्स होंगे, तो उसमें परचेजिंग भी होगी, सारी चीज होगी। तो उससे एक बेरोजगारी की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम भी होगी, और डेफिनेटली एक भरतपुर विकास की ओर अग्रसर होगा, ऐसा मेरा मानना। तो हमारे साथ है अभी भरतपुर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता जी। सर, इलेक्शन नजदीक है, कुछ ही समय रह गया है। अब ये तो जनता तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आप
आमजन को, सरकार को, प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं कि इस तरीके से भरतपुर का डेवलपमेंट हो जाए? क्योंकि इन चीजों में ये तो क्लियर है कि भरतपुर को एक हेरिटेज लुक मिले, ये आपका सबसे बड़ा जो मैसेज है वो गया है। और क्या, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, या आपसे कुछ आज के इंटरव्यू के बारे में आखिरी बात है कि क्या संदेश या क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, सरकार किसी की भी आए, चाहे वो कांग्रेस की आए, चाहे वो बीजेपी की आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की आए, या किसी भी की भी सरकार आए, बहुत स्पष्ट तरीके से मानना है कि लोगों को, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए कि जो भरतपुर के बारे में सोचते हों, भरतपुर के विकास के बारे में सोचते हों, और उसकी आवाज विधानसभा में अपनी बुलंद कर सकें। क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, तो आप ये भी बात मान लें कि उसकी कुछ सुनता नहीं, उसको दूध भी नहीं तो पिलाएगा, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो ऐसी आवाज उठनी चाहिए भरतपुर की तरफ से। एक सांसद ऐसा होना चाहिए, एक एमएलए ऐसा होना चाहिए कि जो धूम मचा दे विधानसभा में कि हमारे भरतपुर में विकास नहीं हो रहा है, एजुकेशन की कमी है, हमारे पास हेल्थ की कमी है, हेल्थ में काम होना चाहिए, एजुकेशन में काम होना चाहिए, और पर्यटन के रूप में जो विकास होना चाहिए, और ये टीटीजेड और एनसीआर से जो हमको मुक्ति मिलनी चाहिए, इसके लिए वो एक आवाज उठाए। ऐसे व्यक्ति का चुनाव भरतपुर के लोगों को करना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी से अलग हटकर ये सोच बनानी चाहिए। ये मैं जनता से अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चुने जिसको आप समझते हो कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकेगा और भरतपुर के विकास के लिए अपनी आवाज उठा सकेगा। ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए उसको। तो आज हमारे साथ थे भरतपुर व्यापार महासंघ के, भरतपुर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता जी, जिन्होंने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय दिया। और हम इस प्रोग्राम को आगे भी जारी रखेंगे रूबरू, जिसमें आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।